हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय न्यू वीडियो। सो गाइस, उस वाले वीडियो में हमारा किसी कारण पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो गाइस, इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट क्वेश्चन आंसर करेंगे ज्योग्राफी का 4th चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट दिस वीडियो। उससे पहले अगर मेरे चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना कि उन्हें भी इससे मिलने वाला फ़ायदा मिल सके। सो स्टार्ट दिस वीडियो। 4th क्वेश्चन पे हम लोगों ने उससे छोड़ा था, आई थिंक। सो वहीं से स्टार्ट करते हैं। किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? सो गाइस, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ रखा है कि मालाबार क्षेत्र एक पश्चिमी तट पर स्थित है। उस दक्षिण पश्चिमी पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है। ओके, सो 5th क्वेश्चन है हमारा, जेठ धाराएं क्या है तथा वे किस प्रकार भारत की जलवायु को प्रभावित करती है? सो जो कि हमारा क्षोभ मंडल होता है वो बहुत ही ज़्यादा ऊंचा होता है, और एक संकरी पट्टी होती है, उसके हवाओं में स्थित होती है, जो कि 184 किलोमीटर प्रति घंटे पर विचलन करती है। और जो हमारा ग्रीष्म ऋतु होता है उसमें हिमालय की उत्तर पश्चिमी जेठ धाराओं को और भारतीय प्रायद्वीप के ऊपर उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेठ धाराओं का प्रभाव होता है। ठीक है, और हिमालय की जो दक्षिण उपोष्ण पश्चिमी जेठ धाराएं होती है वो पश्चिमी विक्षोभों के लिए जिम्मेदार होती है, जो कि देश के उत्तर एवं उत्तर पश्चिमी भागों में सर्दियों के महीने में वर्षा के कारण बनती है। ठीक है, और जो उसके प्रायद्वीप होते हैं उसके देश के भाग पर बहने वाली उपोष्ण पूर्वी जेठ धाराएं, जिसको हम उपोष्ण को उष्ण पूर्वी जेठ धारा भी कहते हैं। ओके, तो आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हैं, पूरा भी लिख सकते हैं। ओके, सो ग्रीष्म ऋतु में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के लिए जिम्मेदार हो जाता है, और जो मानसून होता है मानसून सहित उसके साथ ही अक्टूबर नवंबर की अवधि के दौरान भारत के पूर्वी तटीय क्षेत्रों को प्रभावित करता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने 6th क्वेश्चन पे। मानसून को परिभाषित करें। ठीक है, मानसून में विराम से आप क्या समझते हैं? ठीक है, तो हमारा आ जाता है मानसून पे, ऋतुओं के अनुसार हवाओं की दिशा में परिवर्तन मानसून है। ठीक है, जो हमारा हवा होता है उसमें जो परिवर्तन होता है ऋतुओं में, जैसे कि कभी ठंडा आ जाता है, कभी गर्म हो जाता है, कभी मीडियम हो जाता है, कभी खाली खाली सा हवा चलता रहता है, उसको परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तो वो मानसून है। और मानसून के आगमन के समय के आसपास सामान्य वर्षा में अचानक वृद्धि हो जाती है, जो कई दिनों तक होती रहती है। आर्द्रता युक्त पवनों को जोरदार गर्जन व बिजली चमकने के साथ अचानक आगमन को मानसून प्रोस्फोट का नाम दिया जाता है। हमारे बुक में भी हमने पढ़ा हुआ है। वर्षा में विराम का अर्थ है कि मानसून वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। मानसून में आने वाले ये विराम मानसून गर्त की गति से संबंधित होते हैं। ओके, सो अब चलते हैं हम अपने 7th क्वेश्चन पे, जो कि हमारा 2nd क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। मानसून को एक सूत्र में बांधने वाला क्यों समझा जाता है? ठीक है, तो सूत्र जैसे कि हमारा वो होता है, 1 मिनट, सूत्र होता है जो कि हम फॉर्मूला वगैरह करते हैं, वो होता है सूत्र। तो ये यहाँ पे देखते हैं क्या माना गया है सूत्र को। तो विभिन्न अक्षांशों में स्थित होने एवं उच्चावच लक्षणों के कारण भारत में मौसम संबंधी परिस्थितियों में बहुत अधिक भिन्नता पाई जाती है। लेकिन जो भिन्नताएं मानसून के कारण होती है वो बहुत ही कम होती है, क्योंकि मानसून जो होते हैं वो पूरे भारत में बहते हैं। मानसून जो हमने ऊपर पढ़ा वो पूरे भारत में बहते रहते हैं, और जो पूरा भारतीय होते हैं वो भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्योहार उत्सव वगैरह जो भी होता है सभी एक मानसून लेके चारों ओर घूम रहे हैं। और मानसून के आगमन का पूरे देश में भरपूर स्वागत होता है। भारत में मानसून के आगमन का स्वागत होता है। स्वागत के लिए विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं। मानसून झुलसाती गर्मी से राहत प्रदान करता है, और मानसून वर्षा कृषि
क्रियाकलापों मतलब कि जो भी वो काम करते हैं कृषि, उसके लिए पानी उपलब्ध कराती है। वायु प्रवाह में ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन एवं इससे जुड़ी मौसम संबंधी परिस्थितियों का ऋतुओं का एक लयबद्ध चक्र उपलब्ध कराती है, जो पूरे देश को एकता के सूत्र में संबंध बांधती है। ठीक है, ये मानसूनी पवनें हमें जल प्रदान करती है और कृषि को प्रक्रिया तेजी से लाती है। जो हम मतलब खेत वगैरह वो खेती वगैरह करते हैं, उसके लिए पानी भी चाहिए होता है। तो ना वो जो हमारा वायु होता है, मानसूनी वायु होता है, वो उनकी प्रक्रिया जो वो काम कर रहे होते हैं उनमें वो बहुत ही राहत देता है, और उनकी जो फसलें होती हैं, उनके जो काम हो रहा होता है, वो पूरा कंप्लीट करवाता है एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। नदी घाटियाँ जो इन जलों का संवहन करती है, उन्हें भी यह नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। भारत के लोगों का संपूर्ण जीवन मानसून के इर्द गिर्द घूमता है, इसलिए मानसून का एक सूत्र बांधने वाला समझा गया है। ठीक है, आप आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा। उत्तर भारत में अब थर्ड क्वेश्चन आ गया हमारा गाइस, तो आप ये मत समझना कि अभी सेकेंड क्वेश्चन का थर्ड ही पार्ट चल रहा है, तो थर्ड क्वेश्चन आ गया है। तो हम पढ़ते हैं। उत्तर भारत में पूर्व में पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा क्यों घटती है? हवाओं में आंसर है हमारा, हवाओं में निरंतर कम होती आर्द्रता के कारण उत्तर भारत के पूर्व से पश्चिमी की ओर वर्षा की मात्रा कम होती जाती है, और बंगाल की खाड़ी जो होता है उसकी शाखा उठने वाली आर्द्र पवनें जैसे जैसे आगे और आगे बढ़ती हुई देश के आंतरिक भागों में जाती है, वो अपने साथ लाई गई अधिकतर आर्द्रता खोने लगती है। परिणाम स्वरूप क्या मिलता है? पूर्व में पश्चिम की ओर वर्षा धीरे धीरे घटने लगती है, और राजस्थान और गुजरात जो है वो कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होने लग जाती है। उनकी जो पार्ट्स हैं उसमें बहुत कम वर्षा होती है। हाँ, अब फोर्थ क्वेश्चन में हमारा क्या है? कारण बताइए। अब क्या होता है, जैसे मम्मा पूछती है कोई भी आपसे घटना हो गई तो उसमें कारण बताते हैं ना, वैसे इसमें भी आपको बताना है, कोई रीज़न बताना है। ठीक है, बताते हैं। फिर हमने पढ़ा है, अब तो बताएंगे ही। भारतीय उपमहाद्वीपों के वायु की दिशा की मौसमी परिवर्तन क्यों होता है? तो अब इसका आंसर पढ़ते हैं। वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन कोरियालिस बल के कारण होता है। भारत उत्तर पूर्व पवनों के क्षेत्र में आता है। ये पवनें उत्तरी गोलार्ध में उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी से उत्पन्न होता है, और ये जो दक्षिण की ओर बहती हुई कोरियालिस बल के कारण दाहिनी और विक्षोपित होकर विषुवतीत निम्न दाब वाले क्षेत्रों में और के ओर बढ़ती है ना, उसको कोरियालिस बल को फेरल का नियम भी कहा जाता है। ठीक है, फेरल का नियम भी कहा जाता है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आ सकता है पेपर में, लिखवा के ले लो। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है, और ध्यान से एकदम 2-3 बार आप चैप्टर भी पढ़ लोगे आप बिल्कुल ध्यान से, तो समझ आ जाएगा। तथा यह पृथ्वी की घूर्णन के कारण उत्पन्न होता है, और यह जो हमारा उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों का दक्षिण गोलार्ध में के बाएं और विक्षेपित कर दिया जाता है। भारत में अधिकतर वर्षा कुछ ही महीनों तक होती है, तो इसका भी कारण बताना है। तो क्यों होती है? तो जो विषुवत रेखा होती है हमारी, उसके पार करने के उपरांत मतलब उसके बाद दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें दक्षिण पश्चिम की ओर बहने लगती है, और दक्षिण पश्चिमी मानसून के रूप में प्रायद्वीप भारत के में प्रवेश करता है, मतलब उसके अंदर आता है। ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर में बहते हुए आर्द्रता ग्रहण करती है, और भारत की मुख्य भूमि पर विस्तृत वर्षण लाती है। इस प्रदेश में ऊपरी वायु परिसंचर पश्चिमी प्रवाह में प्रभाव करती है, और उसके हमारे जो भारत होने वाली वर्षा को मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के कारण होती है। मानसून की अवधि 100 से 120 दिनों तक के बीच होती रहती है, इसलिए देश की होने वाली अधिकतर वर्षा कुछ ही दिनों में केंद्रित हो जाती है। तो अब हमारा हो गया, कहाँ तक हो गया गाइस? सेकेंड पार्ट तक हो गया, थर्ड चलते हैं। तमिलनाडु तट पर शीत ऋतु में वर्षा होती है।
ऐसा क्यों होता है, अब इसका कारण बताना है हमें। तो शरद ऋतु में देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें प्रवाहित होती है। ये स्थल में समुद्र की ओर बहती है, इसलिए देश के अधिकतर भाग में शुष्क मौसम होता है। यद्यपि इन पवनों के कारण तमिलनाडु में तट पर वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र के स्थल की ओर बहती है और अपने साथ आर्द्रता लाती है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं, फोर्थ का फोर्थ पार्ट। ओके, तो पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्रायः चक्रवात आते हैं। क्यों क्यों लिखा नहीं है, रीज़न बताना है। ठीक है, पूर्वी तट के कहाँ तक है गाइस, अच्छा, पूर्वी तट के डेल्टा वाले क्षेत्र में प्रायः चक्रवात आते हैं। क्यों ऐसा इस कारण होता है, मतलब यहाँ से आप लिख सकते हैं, या तो आपको बड़ा बनाना है तो उससे भी कर सकते हैं। तो क्योंकि अंडमान सागर पर पैदा होने वाले चक्रवाती दबाव मानसून एवं अक्टूबर नवंबर के दौरान उपोष्णकटिबंधीय जेट धाराएं जो हमने ऊपर पढ़ा उसके द्वारा देश के आंतरिक भागों में स्थानांतरित कर दिया जाता है। ये चक्रवात विस्तृत क्षेत्र में भारी वर्षा करते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं, मतलब कि जैसे घर वगैरह डुबा देते हैं और पेड़ वगैरह बहुत ही ज़्यादा तबाही कर देते हैं, उसके लिए बोला गया है, वर्ड दिया गया है विनाशकारी। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों को डेल्टा प्रदेशों के अक्सर चक्रवात आते हैं, मतलब इन सब नदियों में चक्रवात आते हैं। ये आपको घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन से मतलब कि किस किस चीज़ में कौन से नदी में चक्रवात आते हैं, उसके अक्सर मतलब उसमें कौन से प्रदेशों में कौन से डेल्टाओं में आते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा। ये भी आप बोल सकते हो। ठीक है, जिसके कारण बड़े पैमानों पर जान एवं माल की क्षति होती है। मैंने अभी बताया आपको, जैसे कि मतलब कई लोगों की जान भी जाती है, पानी भर जाता है। कभी कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा अवदाबों में होती है। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन था हमारा, फोर्थ। चलो गाइस, अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन है ना, आई थिंक फिफ्थ ही है। एक मिनट गाइस, मेरे को थोड़ा सा ना प्रॉब्लम हो रहा है, तो अब हम चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। भारत की जलवायु अवस्थाओं की क्षेत्रीय विभिन्नताओं को उदाहरण सहित समझाइए। ठीक है, तो ये गाइस, ये मत समझना कि इतना सारा हमें याद करना है गाइस, बिल्कुल नहीं। मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट में बताती हूँ, उसका आप बिल्कुल टेंशन नहीं लो। उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत को निर्णायक प्रभाव तथा दक्षिण में महासागर होने के बावजूद भी तापमान, आर्द्रता एवं वर्षण में विभिन्नता मौजूद है। तो अब ये हमें बताना है कि कैसे। तो उदाहरणता आप लिख सकते हो, उदाहरण। ठीक है, गर्मियों के राजस्थान में आपको बिल्कुल इम्पोर्टेंट, सारा तो वैसे इम्पोर्टेंट ही है, बट बिल्कुल इम्पोर्टेंट जो है वो लाइन लेना है और वही लिखना है। ओके, सारा लिखने का कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन पढ़ ज़रूर लेना पूरा, कि आप कुछ, अगर आपने 5 लाइन पढ़ा है तो आप 5 नहीं लिख पा रहे हो तो कम से कम 3 लाइन तो लिखोगे। ठीक है, तो गर्मियों में राजस्थान के कुछ